देखो, चैप्टर नेम इज एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन। आई थिंक ये है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चा, यस सर। तो शुरू कर देते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक पॉइंट समझो कि जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, जितने भी एनिमल, भाई जितने किंगडम हम लोगों ने पढ़े हैं सब, तो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर अमोनिया एक्यूमुलेट करेंगे, यूरिया एक्यूमुलेट करेंगे, यूरिक एसिड एक्यूमुलेट करेंगे, ग्वानिन एक्यूमुलेट करेंगे। तो ये सारे के सारे जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो रहा है ना, एक्सेस में जब हो जाता है, एक अमाउंट होता है, उससे जरा सा भी बढ़ेगा तो ये टॉक्सिक हो जाते हैं बॉडी के लिए। पॉइंट मेरा समझ में आया? यस सर। कैसे हो जाते हैं? टॉक्सिक हो जाते हैं, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे यूरिया हो, चाहे यूरिक एसिड हो, चाहे ग्वानिन हो। ये खतरनाक वेस्ट है। इसके अलावा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज आल्सो नॉट वेरी यूजफुल, हार्मफुल हो जाती है। एक्सेस में वाटर भी आपके लिए नहीं चाहिए, और इवन कई बार ऐसा होता है जब हम ओवर ईट कर लेते हैं तो कुछ आयंस भी हमारी बॉडी में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो या तो इनको पूरा बॉडी से बाहर निकाल दो, या फिर इनको पार्शली, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना रख लो, या उसके बाद आप बॉडी से बाहर निकाल दें। ये जो रिमूवल का जो प्रोसेस है ना बेटा, किसका प्रोसेस बेटा? रिमूवल का। हाँ, रिमूवल का। जो रिमूवल का प्रोसेस है, जितना भी वेस्ट है या नाइट्रोजनस वेस्ट है फ्रॉम द बॉडी, इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। पॉइंट क्लियर? यस सर। तो हम लोग मेनली किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। कौन सा वेस्ट? नाइट्रोजनस वेस्ट। हाँ, नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। आपकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट का बाहर निकलना, ये क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। अमोनिया, ये आपके मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है। कोई दिक्कत किसी को बेटा? नो सर। नो सर। देख, अभी मैंने आपको बताया कि आपका वाटर का भी निकलना जरूरी है और आयंस का भी। इतनी बात बताई थी मैंने अभी। यस सर। तो अगला टॉपिक वो है हमारा होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, ठीक है। बेसिकली जिसमें आप क्या करते हैं कि अपने अंदर एक स्टडी स्टेट रखते हैं कि इंटरनल एनवायरमेंट कंडीशन, वो क्या कहलाता है बच्चों? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे मेंटेनेंस ऑफ स्टडी इंटरनल स्टेट। कोई दिक्कत? नो सर। तीसरा पॉइंट है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। रेगुलेशन। देखो, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? देखो बेटा, हमारी बॉडी में जो भी सॉल्यूट है, सॉल्यूट समझते हो यस सर। ना, और जो वाटर है, उनका अपना एक क्या है बेटा? लेवल है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर का कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का जो तरीका बॉडी में दिया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। पॉइंट क्लियर बच्चों सबको, बाकी बच्चों को भी? यस सर। यस। गुड। यस सर। इसको हम लिखते हैं द रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा? यस यस सर। सर।
वाटर और सॉल्ट का कंसंट्रेशन मेंटेन रखना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? Osmoregulation. ऑस्मोरेगुलेशन। होगा क्या? ऑस्मोसिस होगा, या तो Yes, एंडो sir. होगा या एक्सो होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से हमारे पास दो तरीके के एनिमल्स मिलते हैं। कितने तरीके के एनिमल मिल जाएंगे बच्चों? 2 तरीके के. 2 types. दो तरीके के। या तो वो ऑस्मो कॉन्फर्मर होंगे या ऑस्मो रेगुलेटर होंगे। Yes, sir. है ना, सुना होगा आपने नाम, Yes, sir. ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, ये नहीं मेंटेन कर सकते हैं ना, दे फेल टू रेगुलेट देयर ऑस्मो रेगुलेशन, है ना, कंट्रोल नहीं कर सकते ऑस्मोटिक कंडीशन को, बॉडी को बदल रही है तो बदल रही है ना। इनकी अगर ऑस्मोटिक कंडीशन बदल रही है तो उसी के हिसाब से ढल जाएंगे, ये अपना एक स्टडी स्टेट नहीं रखते हैं। क्लियर होगी बात? Yes, sir. जैसे मान लो कोई आपकी फिश है, ठीक है, और वो किसी ऐसे पानी में चली जाती है सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक, अभी क्या, या तो ये क्या करे, ऑस्मोसिस से अपना सॉल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन रखे, सॉल्ट और वाटर का, या फिर क्या करे, अपना भी बॉडी का कंसंट्रेशन कैसा कर ले उसकी तरह, Salty. है ना। तो जो नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं रख पाते, स्टडी नहीं रख पाते, तो वो कहलाते हैं आपके ऑस्मो कॉन्फर्म। Conformers. ठीक है, तो Yes, इनको sir. हम लोग बोलते हैं कैन नॉट एक्टिवली कंट्रोल cannot actively control the osmo Regulation. regulation। क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes. देखो दूसरे एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑस्मो Regulators. रेगुलेटर। ठीक है बेटा, दूसरा एनिमल क्या है? Osmoregulator. हाँ, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेटर। दे कैन मेंटेन द इंटरनल, Osmoregulation. हाँ, ऑस्मो रेगुलेशन या इंटरनल आयनिक कंसंट्रेशन। ठीक है, तो दे मेंटेन इंटरनल ऑस्मो या आयनिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोलैरिटी। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल लिखा दूं यहाँ पे, ऑल मैराइन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जानते हो ना सब बच्चे, Yes, sir. है ना, एंड सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स। These are the example of osmo. Osmoconformers. Now, what are the example of osmoregulator? Most of the Vertebrates. vertebrates except the hagfish. चलो लिख लो इसको। Done, sir. कर लिया बच्चों? No, sir. करो करो करो। Done, sir. हो गया? चलिए Yes, sir. देखो, अगला टॉपिक है हमारा कि 3 कैटेगरीज हैं आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, अगर कोई अमोनिया सेक्रेट कर रहा है तो उसको अलग कैटेगरी में डाला गया, यूरिया सेक्रेट करने वाले को अलग कैटेगरी में डाला गया, और यूरिक एसिड सेक्रेट करने वाले को अलग में। क्लियर है बात? Yes, sir. तो पहला जो हम पढ़ते Yes, हैं sir. दैट इज अमोनोटेलिक। कौन सा टेलिक बच्चों? Amonotelic. अमोनोटेलिक। ठीक है, दूसरा जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी यूरियाटेलिक। यूरियो
टैलिक। तीसरा जो ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी यूरिको टैलिक। टैलिक। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। तो हमें 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रीटरी मैटर। ठीक है बेटा लोग? यस सर। तो इनका जो एक्सक्रीटरी मैटर है बच्चों वो क्या है? अमोनिया। वेरी गुड। इनका एक्सक्रीटरी मैटर यूरिया। और दीक्षा इनका यूरिक एसिड है ना? यस सर। वेरी गुड। अब सुनो रियांशी, यस सर। होता क्या है यहां से लेकर यहां तक, जब अमोनिया से लेकर आप यूरिक एसिड की तरफ जाओगे, है ना, तो होगा क्या, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट कम होता रहेगा। यस सर। समझ रहे हो? तो यहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर रिक्वायर्ड है ना। वाटर भाई 1 ग्राम अमोनिया के लिए 500 ml वाटर लग जाता है। तो भाई 500 ml वाटर तो हम लोग नहीं निकाल सकते एक बार में, या यस फिर सर। 10 ग्राम हो गया तो 5 लीटर पानी चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसमें मॉडरेट अमाउंट चाहिए होता है वाटर का, और इसमें मिनिमम और लेस। मिनिमम या लीस्ट, है ना, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है भाई, अब एक बात समझे कि जो एक्सक्रीशन होगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि बॉडी जो फिशेस वगैरह होती हैं ये मिलती है ना आपको, यस कहाँ सर। पे, पानी में, यही तो मिलती है, फिश वगैरह मिल गए, है ना। यस तो सर। ये क्या करती हैं अपने बॉडी सरफेस से, किससे बच्चों, बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस से और गिल से, है ना, ये गिल्स के सरफेस से क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब जो यूरियोटेलिक एनिमल होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं कि, परमेश बना दो तो ज्यादा आसान है, देयर मोड ऑफ सिक्रीशन बाय किडनीज। किडनीज। यूरिया फॉर्म इन लिवर, कहां बनेगा बच्चों, लीवर में। लिवर में, एक्सक्रीटेड बाय किडनीज। किडनीज। इतनी बात समझ में आई? यस सर। बाकी बच्चों को? यस सर। ठीक है भाई। अब इनमें क्या होता है, हालांकि भाई होगा वही किडनी से ही, मगर इन द फॉर्म ऑफ पैलेट, पेस्ट के फॉर्म में, पेस्ट और पैलेट के, क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। अब अगली चीज, कौन इनमें से बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, हाईएस्ट टॉक्सिक, सबसे अमोनिया। ज्यादा हाई, और ये आपका मॉडरेट। मॉडरेट, और लास्ट है ये लीस्ट। सबसे लीस्ट टॉक्सिक है। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए। यस सर। अब एग्जाम्पल जो आपसे नीट में सवाल आता है मोस्टली क्या आता है, वो पूछा जाता है एग्जाम्पल क्या है। तो इसमें जो एग्जाम्पल आ जाते हैं वो आते हैं मैनी बोनी फिश। यू नो 2 काइंड ऑफ फिश, कार्टिलेजिनस एंड बोनी, नॉन कार्टिलेजिनस। बोनी फिश। एंड the insect living in water will also secrete या excrete अमोनिया। ammonia, and the amphibia which spend more time in water will also excrete अमोनिया। ammonia. ठीक है, यस सर। now the very important point is this, marine fish कौन सी बच्चों, मैराइन। marine fish। ठीक है, marine fishes mostly secrete यूरिया, यूरिया। ठीक है, and मैमल्स। mammals also secrete यूरिया। यूरिया। ठीक है, now least are uricotelic and they are birds, यस सर। reptiles, birds and रेप्टाइल्स। reptiles। ठीक है, even the exception इसमें याद रखना,
एक्सेप्शन क्या याद रखना है, एंड करके लिखो, एंड लैंड स्नेल्स, जो जमीन पे पाए जाने वाले स्नेल नहीं होते, Yes, sir. Yes, sir. वो भी आपके क्या सिक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड। Uric acid. ठीक है, लिखो बेटा, Done, sir. सबने लिख दिया? Done, sir. Yes, sir. ओके, समझ में आ रहा है सबके? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो आगे देखते हैं। लिवर यूरिया कहाँ बनेगा बच्चों? Liver में. लिवर में। कहाँ बनेगा? लिवर में। देखो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्निथिन साइकिल। कौन सी साइकिल? Ornithine ऑर्निथिन cycle. साइकिल। ठीक है, देखो होता क्या है, एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्निथिन। क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन। तो Ornithine. ये आपका रहा, हमने क्या बनाया इसको, ऑर्निथिन। ध्यान से सुनना, ठीक है। ऑर्निथिन विल बी कन्वर्टेड इनटू सिट्रुलिन। कुछ नहीं याद रखना, बस मैं आपको बताऊं क्या याद रखना है, इतनी लंबी साइकिल आपको नहीं याद रखनी। पहला तो नाम से याद हो जाएगा, पहला कौन है? Ornithine. तो ये साइकिल के नाम से याद हो गया आपको, ऑर्निथिन। क्लियर? एंड सिट्रुलिन will be converted into arginosuccinic acid. Arginosuccinic acid. This arginosuccinic acid will be converted into arginine, and arginine will be converted back into Ornithine. ornithine. Where is urea? Now the question is this, है ना सर, हमें तो यूरिया बनाना था ना, है ना बच्चों? Yes, sir. तो Yes, sir. ऑर्निथिन साइकिल अभी बता रहे हैं, इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Urea. यूरिया। पहला पॉइंट तो आप क्या याद रखोगे भाई, ऑर्निथिन साइकिल किस लिए है हमारी? Urea formation के लिए. यूरिया फॉर्मेशन के लिए। कहाँ होती है, ऑर्गन क्या है? Liver. Liver. चलिए भाई, ऑकर इन लिवर, ठीक है। और थोड़ा एम्स लेवल पे लेके बताएं तो दो इसमें सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं, सॉरी एक सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां से लेकर यहां तक आपकी कहां पर होगी साइकिल ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड बाकी की? Cytoplasm. वेरी गुड, साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, Yes, sir. अभी तक नहीं पता लगा कि हमें यूरिया कहाँ बनता है। देखो बच्चों, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ आर्जिनिन इनटू ऑर्निथिन, किसके कन्वर्जन में? Arginine to ornithine. ऑर्निथिन। होता क्या है, वाटर ऐड होता है और आपको क्या मिल जाता है? Urea. यूरिया। ठीक है, एंड द एंजाइम रिक्वायर्ड इज आर्जिनेज। कौन सा एंजाइम लगता है बच्चों? Arginase. Arginase. All these reaction, most of these reaction, especially this one, require ATP. क्या मिल लगता है यहाँ पे बच्चों? ATP. ATP। ध्यान से सुनो, ठीक है बेटा, Yes, sir. इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. बाकी बच्चे ध्रुव, रोहित, साहिल, जिनके भी नाम याद आ रहे हैं, अक्षित, जो भी है। Yes, sir. देखो बच्चों, Yes, sir. अभी हमें इतना समझ में आया कि हमारे पास क्या था, अमोनिया था। ध्यान से, अभी मैंने ऊपर एक चीज नहीं बताई आपको, क्या था हमारे पास? अमोनिया था। ठीक है, अमोनिया से क्या बनाया यहाँ पे? यूरिया बनाया। मैंने सिर्फ ऑर्निथिन साइकिल इसलिए बताई कि बस इसको इतना ही याद करना है आपको, ठीक है। अभी अमोनिया से यूरिया बनाने में क्या लगे हमको? एटीपी लगे ना? Yes, sir. Yes, अभी क्या होगा, यूरिया से यूरिक एसिड बनाने में क्या लगेगा? और एटीपी। ठीक है, सो जितना लीस्ट टॉक्सिक बनाओगे उतना ज्यादा क्या खर्च हो जाएगा? ATP. एटीपी। ठीक है, तो हम पीछे चलते हैं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक पॉइंट, लीस्ट एटीपी रिक्वायर्ड। बात समझ में आई? Yes, यहां sir. पर हमेशा क्या रहेगा, इसको तो याद ही मत करो, इसमें हमेशा क्या रहेगा? Moderate. और इसमें हो जाएगा High ATP. क्लियर?
Yes, sir. चलो इस पॉइंट को लिखो, फिर हम आगे समझते हैं. Done, sir. डन. Yes, sir. Done, sir. सबने लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, चलो sir. अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं. देखो ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे. ह्यूमंस में हमें पता है क्या है हमारे पास? Kidneys. किडनीज. अगर हम एनिमल किंगडम को याद करें तो हमने प्रोटोनेफ्रिडिया भी पढ़े हैं, जिनको हम फ्लेम सेल कहते हैं, याद है? Yes, sir. नेफ्रिडिया भी पढ़े, मालफिजियन ट्यूब्यूल भी पढ़े, ग्रीन ग्लैंड भी पढ़ा, कॉक्सल ग्लैंड भी पढ़ा, एंटीनल ग्लैंड भी पढ़े, और आखिर में आके अरे हमने देखो किडनी लिख दिया वहां, एक्सक्रीशन ऑर्गन इन किडनी वा इन एनिमल्स. तो हमें क्या करना है, एक बार रिवाइज करके देखना है भाई कौन कौन से एनिमल में क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. ठीक है. Yes, sir. पहला हमने लिख दिया भाई प्रोटोनेफ्रिडिया. प्रोटोनेफ्रिडिया जिसका दूसरा नाम है बेटा, Flame cells. Flame cells. और तीसरा नाम है बेटा सोलेनोसाइट्स. Yes, sir. Yes, sir. चलिए कोई बात नहीं. ठीक है. अब भाई ये प्रोटोनेफ्रिडिया किस किस में पाए जाते हैं? देखो एक तो प्लेटीहेल्मिन्थस में पाए जाएंगे. किस में बच्चे? Platyhelminths. प्लेटीहेल्मिन्थस में पाए जाएंगे. ठीक है. और आप याद करें जब हम कॉर्डेटा पढ़ लेते तो उसमें सिफेलोकॉर्डेट्स थे, Yes, sir. है ना? सिफेलोकॉर्डेट्स में भी आपका है. ठीक है. इवन इन सम रोटीफर्स. व्हाट आर रोटीफर्स? हाँ जी बच्चों, क्या होता है पता है किसी को? चलिए No. दे लीजिए, आप कुछ तो पता करके आइए. ठीक. अगला क्या है? नेफ्रीडिया. ठीक है. नेफ्रीडिया किस में पाया जाता है? Earthworm. वेरी गुड. एनालिडा लिख दूं मैं? Yes, sir. ठीक. अगला कौन सा है? मैल्फिजियन. Tubules. मैल्फिजियन ट्यूब्यूल. वेरी गुड. ठीक. मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में कौन आएंगे? Arthropods. इंसेक्ट्स, है ना, यानी कि आर्थ्रोपोड्स. ठीक है. Yes, sir. अगला कौन आएगा? ग्रीन ग्लैंड्स. थोड़ा सा यहां पर अलग हो जाते हैं हम. ग्रीन ग्लैंड्स, इनका दूसरा नाम Antennal glands. एंटीनल ग्लैंड्स. जो एंटीनल ग्लैंड्स हैं ये किसमें पाई जाती हैं बच्चों? क्रस्टेशियन में. ठीक. और क्या पाया जाता है? किडनी. ये पाई जाएगी दुनिया के सारे, Chordates में. हाँ, बेसिकली वर्टिब्रेट्स में. चलो लिखो. Done, sir. Done, sir. डन. सबने लिख लिया? No, Yes, sir. sir. लिखो लिखो आराम से. Done, sir. ओके. चलो क्वेश्चन कर लें बेटा एक आध. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, previous slide दिखाना. अच्छा, इससे पहले वाली, ये वाली? इससे पहले वाली. Yes, sir. Done, sir. चलो क्वेश्चन लिखे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलते आपको क्वेश्चन? ओके ठीक है. Which of the following is most toxic nitrogenous waste? Clear? Yes, sir. Yes, sir. पहला है अमोनिया, दूसरा है यूरिया, तीसरा है ग्वानिन. अच्छा, ग्वानिन इज नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ एंड यूरिक एसिड. स्पाइडर. ओके, याद रखना है. ग्वानिन इज नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ
spiders and some scorpion. Clear? Yes, sir. चलो पोल देखो, पोल हो गया आपका नॉलेज मीटर 2 और ये रहा पोल. चलिए Done, sir. ठीक है, बाकी बच्चे भी कर लें. 38 बच्चों का आंसर आया, 68 बच्चे हैं, 30 बच्चे बताने क्या कर रहे हैं. Done, sir. करो करो, बताओ मत मुझे. ठीक है, आराम से बैठो, थोड़ा टाइम और दे रहा है. हो गया बेटा सबका? Yes, sir. गुड. चलिए, क्या आंसर लिखा आप लोगों ने? Ammonia. Ammonia. अमोनिया है ना. मेरे पास तो ग्वानिन भी आंसर आया जो मैंने पढ़ाया भी नहीं, लास्ट में बताया था, फिर भी आंसर आ गया. वेरी गुड पलक. चले, हो गया ये समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत किसी को? No, Sir. sir. No, sir. गुड. चलिए, अब हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. देखो बच्चों, अगर ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को आप देखोगे तो उसमें कुछ खास चीजें हैं नहीं. खास चीजें इंसान, जैसे कि हम पढ़ रहे थे ना अभी, बहुत चीजें पढ़ पढ़ के आए, तो इसमें इतनी ज्यादा चीजें नहीं मिलती. मैं जितनी मिलती है उसमें पढ़ना बहुत है. ठीक है, पहला क्या है? पेयर ऑफ Kidneys. है ना, 2 किडनी होती है हमारे पास, है ना, पेयर ऑफ किडनीज. दूसरा, पेयर ऑफ Ureters. Ureters. वेरी गुड, 2 ट्यूब होते हैं जो कि यूरिन को लेके नीचे जाते हैं. तीसरा, एक यूरिनरी Bladder. Bladder. ब्लैडर, है ना. एक यूरिनरी हमारे पास ब्लैडर होगा जिसमें यूरिन भर जाएगी, Stool. और एक होगा यूरेथ्रा जिसके थ्रू यूरिन बाहर जाएगी. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यूरेथ्रा. कितना पॉइंट समझ में आया बच्चों? Yes, sir. ठीक है भाई. एक ही बनाएंगे, ठीक है, दूसरा समझने का है. ठीक, ये क्या है बच्चों? हमारी Kidney. Kidney. इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो हम ऐसे ही बना रहे हैं. ये क्या है? Ureter. यूरेटर्स. ये क्या है बच्चों? Urinary bladder. यूरिनरी Bladder. bladder. This one is opening of urinary bladder known as Urethra. urethra. जल्दी से फटाफट बनाओ, फिर शुरू कर दें. Done, sir. डन. Done, sir. देखो बच्चों, राजमा खाते हो?
खाते ही हो, और मैंने सुना है कि हिमाचल की फेवरेट डिश है राजमा चावल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, तो ठीक है, तो भाई जितने लोग राजमा खाएंगे उनका सबका किडनी स्ट्रांग रहेगा, बिकॉज किडनी आर ऑफ बीन शेप, है ना। अगर मैमेलियन किडनी की बात करी जाए तो मैमेलियन किडनी किस शेप की होती है, पहले तो मैं हेडिंग डाल लूं, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। लोकेशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है किडनी का, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, व्हाट इज द लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इतनी बात समझ में आई। Yes, sir. Yes, sir. तो भाई अगर थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैमेलियन किडनी को देखोगे तो ये रहती है आपकी बीन शेप की, ठीक है, ये राजमा शेप की, ठीक है। कलर होता है रेडिश ब्राउन, है ना पूरी तरीके से लाल ना पूरी तरीके से ब्राउन, Brown. ठीक है। इसके ऊपर आपको एक कवरिंग मिलेगी, यहाँ पर जितने भी विसरल ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, एक एडिशनल कवरिंग होती है, इस तरीके से क्या मिलती है हमें, कवरिंग बोलते हैं। इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं रीनल, रीनल फॉर द किडनी, क्या बोलते हैं बच्चों, रीनल किडनी के लिए। और ये कवरिंग को हमने क्या बोल दिया, Renal capsule. कैप्सूल, ठीक है। तो बेसिकली रीनल कैप्सूल इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दिस रीनल कैप्सूल इज मेड अप ऑफ fibrous connective tissue. Inside this capsule, we can see a lot of important tissue known as adipose tissue. कौन से टिश्यू मिलते हैं हमें, Adipose. adipose tissue, and this prevent the kidney from mechanical damage. यहाँ हमें टिश्यू मिलता है adipose tissue. पॉइंट क्लियर मेरा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई, तो अगला हम लिखेंगे कवर्ड बाय, Renal capsule. हाँ, fibrous connective tissue known as renal capsule, consist of adipose tissue. Adipose tissue. Adipose tissue, ठीक है बच्चे, Yes, sir. consist of adipose tissue। लिख लो बेटा इतना, फिर मैं आगे बताऊं। Yes, sir. Done, sir. Done, sir. हम्म, चलिए, Done, sir. हाँ, अगर आप किडनी को अपने देखेंगे तो वर्टिबल कॉलम के हिसाब से थोड़ी सी उसकी लोकेशन होती है। देखो आप में टी कितने हैं बेटा, 12, और एल कितने हैं बच्चों, 5। Yes, sir. 1, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऊपर और 12 मिटाना पड़ेगा। ये कौन सी है, लास्ट थोरेसिक, यानी कि कौन, ये बोन है, T12 लास्ट थोरेसिक बोन है। Yes, वर्टिकल sir. कॉलम में थोरेसिक की कितनी बोन सिखाई है, 12, Yes, sir. और लंबर की 5. 5, ठीक है। अगर मैं किडनी बनाऊंगा तो दैट विल बी सीन लाइक दिस, कहां मिलेगी मुझे, इस जगह, बिटवीन T12 एंड L3. कितना पॉइंट समझ में आया, Yes, कहां sir. मिलती है, लोकेशन क्या है, बिटवीन T12 and L3. T12 एंड L3। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, एक आपने वर्ड सुना होगा, वो चलो बाद में बताते हैं। अब जरा ये थोड़ा सा हम देखेंगे ना, कि आपने सुना होगा कि राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन Left kidney. लेफ्ट किडनी, थोड़ी सी हमें नीची देखने को मिलती है, कौन सी, Right. राइट किडनी एज कंपेयर टू Left लेफ्ट किडनी। kidney. कोई दिक्कत किसी को इस बात से? No, sir. नहीं, दिक्कत होगी क्या कर लोगे, होगी, No, sir. ठीक है। तो राइट किडनी is slightly, not much, slightly lower than लेफ्ट किडनी, वो लिवर की वजह से, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब बच्चा अगली बात समझो, रेट्रोपेरिटोनियल क्या होती है। देखो बेटा, एक होती है पेरिटोनियल कैविटी,
पता है बच्चों? नहीं पता है? नहीं पता है, ठीक है। ये हमारी इस तरीके से समझ लो, ये हम कहते हैं बॉडी वॉल, बोलते हैं इसको ना, जब हम सिलोमिक कैविटी पढ़ रहे थे। Yes, sir. इसको क्या बोला मैंने? Body ball. बॉडी वॉल। अब मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूं, ये सामने से देख रहे हैं इस तरीके से हम, ठीक है। ये मान लो कि ये वेंट्रल है, तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया बच्चों? Dorsal. डॉर्सल, ठीक है। कोई भी मान सकते हो, ऊपर वाला डॉर्सल मान सकते हो, नीचे वाला वेंट्रल। इसके अंदर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? Peritoneal membrane. पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। बात समझ में आई मेरी? इतना पॉइंट क्लियर? sir. चलो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आसान तरीके समझा दूंगा। ये आपकी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। रेट्रो का मतलब क्या होता है ये बताओ? पीछा, पीछे, पुराना, है ना। रेट्रो गाने, रेट्रो जो होते हैं, रेट्रो कहते हैं पीछे, ठीक है। अभी क्या है, ये बीच में बन गई आपकी एक कैविटी जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी, Cavity. ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन इसमें आते हैं, पर किडनी क्या कहती है, मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं कहां चली जाऊंगी? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के पीछे। किधर आ जाती है वो? इस तरफ। एक किडनी इस तरफ, ठीक है, और एक किडनी इस तरफ। क्लियर हुई बात? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा अरेंजमेंट किडनी का क्या कहलाता है? Retroperitoneal arrangement. वेरी गुड, है ना। ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका पक्का हो गया, ठीक है। तो ऐसी किडनी क्या कहलाएगी? रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। समझ में आया? Yes, sir. करो। मैं रिपीट कर दूं बच्चों एक बार? Yes, sir. देखो, ये बॉडी वॉल समझते हो बच्चों, सबके सब? जो हमारी ये जिस्म है ना, ये जो है, ये हमारा जो दीवार है जिस्म की, इसको हम लोग क्या कहते हैं? Body wall. बॉडी वॉल कहते हैं। इसके अंदर ना मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं एक्सेप्ट द किडनी। किडनी क्या करती है? इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के पीछे होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं किडनी को? Retroperitoneal kidney. रेट्रोपेरिटोनियल किडनी, ठीक है। अभी क्या होता है, जरा एक पॉइंट और तुम्हारी बुक में शायद दिया हो ना दिया हो, ये किडनी का कहलाता है बेटा डोर्सल सरफेस। कौन सा सरफेस? Dorsal. और ये किडनी का कहलाता है बच्चा Ventral surface. वेंट्रल सरफेस, ठीक है। तो डोर्सल सरफेस इज कवर्ड बाय Body बॉडी wall. एंड द वेंट्रल सरफेस इज कवर्ड बाय Peritoneal membrane. क्लियर मेरा पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No. No, sir. No, sir. आगे पढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो आगे लिखेंगे हम कि किडनीज आर रेट्रो Peritoneal. पेरिटोनियल। गुड रियांशी, पेरिटोनियल, ठीक है। दूसरी चीज, हर किडनी को आप देखेंगे तो उसकी लेंथ होती है बच्चों 10 to 12 सेंटीमीटर। कितनी होगी बच्चों? 10 से। 10 to 12. ब्रेथ होगी, चौड़ाई होगी उसकी 5 से 7 सेंटीमीटर 7 वेरी centimeter. गुड। ध्रुव बोला ये? सुरक्षित। वेरी गुड अक्षित, मुझे आवाजें नहीं याद रहती, ठीक है। और थिकनेस होगी बच्चों 2 to 3 सेंटीमीटर। वेरी गुड, थिकनेस रहती है इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। Yes, sir. ज्यादा वजन होता नहीं है, केवल पाई जाती है 120 से लेकर 70 gram. 170 ग्राम की होती है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अगर कोई पूछे भाई कि किडनी का सरफेस कैसा होता है, ठीक है, आप कहेंगे भाई जो जो लेटरल सरफेस है, बाहर को निकले हुए सरफेस हैं, वो कैसे हैं? कॉन्वेक्स, उभरे हुए हैं, दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप बता दें कॉन्वेक्स है, मगर जो मिडिल का जो पार्ट है वो कैसा है बच्चों?
Concave. Concave. कॉनकेव है, ऐसा कोई खास इसमें परेशान होने वाली बात है नहीं। बाहर के जो उभरे पार्ट है, बेसिकली लेटरल साइड पे किडनी आपकी कॉन्वेक्स होती है और मिडिल साइड पे आपकी किडनी, Concave. ठीक है। Yes, चलो, sir. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कॉनकेव पोर्शन है, यहाँ पर एक ओपनिंग है। इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं बेटा हाइलम। क्या बोलते हैं बेटा? Hilum. चलिए, अब इस हाइलम से आपकी आर्टरीज और वेन क्या करती हैं बच्चों? Enter कर. Enter. एंटर करेंगी और लीव करेंगी। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. तो भाई जो आर्टरी इन्हें एंटर कर रही है उसको बोल दो आप रीनल आर्टरी। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. No, sir. है ना। और जो वेन निकल के जाएगी बाहर यहां से, उसको आप बोल दो Renal vein. रीनल वेन। तो थ्रू द हाइलम द रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन एंटर एंड एग्जिट। ठीक है, Yes, sir. Yes, चलें sir. करें आप। Done, sir. लिख लिया? Done, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, No, sir. sir. No, sir. गुड गुड गुड। ठीक है, देखो अब ये हाइलम जो होता है ये तो भाई ओपनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर इस ओपनिंग में एक स्पेस होता है जो बिल्कुल छलनी की तरह लगता है ना। छलनी देखिए पहले आती थी, इस तरीके से छलनी आती थी पहले के टाइम में, शायद आपने तो देखी भी नहीं होंगी। फनल फनल आती थी इस तरीके की, यूं ऐसे होती थी, है ना, जिससे अच्छा। तेल वेल डाला जाता था। अभी भी शायद पेट्रोल पंप पे आप जाओगे तो इस तरीके में मिल जाएगा, है ना। Yes, sir. पेट्रोल पंप पे देखना। तो यहाँ पर क्या हाइलम जो है ना एक फनल शेप ओपनिंग की तरफ लेके जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों रीनल Pelvis. पेल्विस। वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? आर फॉर रीनल एंड दिस वन इज पेल्विस। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो इस रीनल पेल्विस के पास जो भी टिश्यू होगा वो हमारा बन जाएगा मेडुला, और जो रीनल पेल्विस से दूर होगा वो बन जाएगा Cortex. कॉर्टेक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो इनके हमने क्या करा, रीजन को दो इसमें डिवाइड कर दिया। आगे समझाऊंगा इसको डिटेल में, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे Renal cortex. कॉर्टेक्स, एंड ऑलवेज वी यूज रीनल। एंड जो इनर वाला पोर्शन है किडनी का वो बोला जाएगा रीनल Medulla. Medulla. मेडुला। बनाओ बेटा जब तक। Done, sir. Done, sir. Done, सबने sir. कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो आगे देखते हैं। ठीक है, बाहर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा बच्चों? Renal cortex. कॉर्टेक्स। गुड। ये जो मैं बना रहा हूं आउटर पे किडनी के ऊपर, ये क्या है बच्चों उसका? Renal capsule. रीनल कैप्सूल। ये है बच्चा रीनल कैप्सूल, ठीक है। Yes, sir. अब आप देखेंगे अंदर मेडुला में कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पिरामिड Pyramid लाइक। अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि भाई होता क्या है, ये व्हाइट कलर का ले रहे हैं, यहां से आपका इस तरीके से नीचे जाएगा ये, और ये जो रीनल पेल्विस है अंदर जाके ये दो कैलिसिस में डिवाइड हो जाता है, और जो फर्दर डिवाइड होते हैं किसमें? माइनर कैलिक्स में। कप्स। कैलिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? cups. कप्स। ठीक है। सो these cups contains
नेफ्रॉन अरेंज इन अ pyramid like manner. पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इनमें क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में मिलते हैं। दिख रहा है? जब ये Yes. पिरामिड बना लेते हैं हम इनको बोलते हैं बच्चों मेडुलरी पिरामिड। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं बेटा? Medullary pyramid. ठीक है, ये क्या था हमारा? रीनल पेल्विस। Pelvis. Renal pelvis form two major calyces. Major calyces. And the major calyces further divide into Minor calyces. very good minor calyces. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. This portion which is above the medullary pyramid is known as Cortex. cortex. Some portion of the cortex are found inside the medullary pyramid. This portion is known as column of Bertini. क्या कहलाता है बच्चों ये? Column of Bertini. Column of Bertini. Bertini. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. है ना? ये क्या कहलाता है बच्चों? कॉलम ऑफ Bertini. क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, sir. बनाओ फिर। Done, sir. डन? Done. बना लिया सबने? सबने बना लिया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. मैं लिखवा दे रहा हूं फिर। देखो बच्चों, each kidney has two portion. How many portion? Sir, Two back portions. slide दिखाना. अच्छा, तो बोला करो ना बच्चे नहीं बनाए। Done, sir. डन? कितने पोर्शन है बच्चे? Two. Two portion. दो पोर्शन है। एक है बच्चा मेडुला और दूसरा है बेटा Cortex. कॉर्टेक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, अब ये जो मेडुला है दे हैव या दे आर अरेंज इन अ कोनिकल पिरामिड शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, which are further arranged into a major or minor calyces. Clear? तो इसमें हम लिखें have medullary pyramids. क्या होते हैं इनके पास? Medullary pyramids. और इंसानों में इनका नंबर होता है 8 से 12। ठीक, इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। ईच किडनी या फिर मेडुला की बात करूं, चलो आगे समझाऊंगा, इसमें समझाऊंगा कंफ्यूज है। ठीक है, यही बस इतना काफी है। कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन ऑफ किडनी। ठीक है, द पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स इनसाइड द Medullary मेडुला, pyramid. हाँ, medullary region is known as, Column of Bertini. very good, is known as column of Bertini. लिख लो बच्चों, फिर आगे समझाएं। Done, sir. डन हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. हो गया सबका या नहीं? Sir, हो गया है. हो गया है। देखो बच्चों, हमारे किडनी में, हर किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। कितने बेटा?
हाँ, each kidney has करीब 1.2 million nephrons. Each kidney has 1.2 million nephrons. हर किडनी में इतने nephrons आपको मिल जाएं. And these are the functional unit of Kidney. kidney. Nephrons are functional unit of kidney. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, किडनी. ठीक है. अब नेफ्रॉन्स ही होते हैं जो क्या बनाते हैं? रीनल पिरामिड्स, है ना? तो नेफ्रॉन्स आर अरेंज इन अ मेडुलरी पिरामिड्स और रीनल पिरामिड्स. ठीक है. ठीक है बच्चों. Yes, sir. नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर बना है यहीं पे हेडिंग डाल लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. देखो, नेफ्रॉन को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली क्या क्या मिल जाएगा उसमें, किसी को पता है? Sir, Bowman's capsule, capsule, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, and a conducting loop. हाँ हाँ हाँ. देखो बच्चों, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अगर डिवाइड करा जाए तो दो चीजें मिलती हैं. एक होता है मैल्फिगियन बॉडी, मैल्फिगियन बॉडी. ठीक है. और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल्स. इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. एक आपका मैल्फिगियन बॉडी और दूसरे होंगे आपके Renal tubules. रीनल ट्यूब्यूल्स. ठीक है. तो मैल्फिगियन बॉडी है क्या? इसमें दो चीजें आती हैं. इसमें आता है ग्लोमेरुलस. क्या आता है बच्चों? Glomerulus. और दूसरा आता है बेटा बोमन्स Capsule. कैप्सूल. ये दो चीजें आपको मिल जाएंगी मैल्फिगियन बॉडी. अगर इसको बना के हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर दिखता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? Bowman's बोमन्स capsule. कैप्सूल. ठीक है. इसको क्या बोला हम लोगों ने? दिस वन इज बोमन्स कैप्सूल. ठीक है बच्चों. Yes, sir. अब यहाँ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होंगी जिनको क्या बोला जाएगा? Glomerulus. ग्लोमेरुलस. अब यहाँ पर एक आर्टरी एंटर होगी जिसको हम लोग बोलेंगे एफरेंट Arteriole. आर्ट्रियोल, और वो एग्जिट होगी जिसको हम लोग बोलेंगे Efferent arteriole. इफरेंट आर्ट्रियोल. ठीक है बेटा. Yes, sir. ठीक है. तो ये जो बनाया हमने, दिस वन इज, Efferent arteriole. हाँ, और पूरा स्ट्रक्चर. Glomerulus. ठीक है. ये वाला पोर्शन आपका एफरेंट आर्ट्रियोल और ये वाला पोर्शन आपका इफरेंट आर्ट्रियोल. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. देखो, मैंने जानबूझ के यहाँ पर दिखाया है कि द ल्यूमन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल इज बिगर देन द ल्यूमन ऑफ Efferent arteriole. एफरेंट आर्ट्रियोल. होता क्या है, जब ब्लड यहाँ से पास होता है तो ब्लड का काम क्या है कि यहाँ से प्लाज्मा फिल्टर होके कहा नीचे की तरफ आए, इसमें आए. यही होता है ना? Yes, sir. और फिल्टर होने के बाद ये बाद में नीचे जाते जाते यूरिन का फॉर्म ले ले. ठीक है. जिसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट भी बोलते हैं. तो जब यहाँ पर ल्यूमन कम रहता है तो क्या होता है, ब्लड पे एक प्रेशर पड़ता है जिससे कि ब्लड आसानी से फिल्टर होके नीचे आने लगता है. पॉइंट क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चा? No, sir. ओके. ठीक है. नाउ
the next portion of nephron is renal tubule. What exactly is renal tubule? The convoluted structure or the tube-like structure found in the nephron is known as Renal renal tubule. tubules. So when we see the renal tubule, we see first portion is PCT. Another tube-like structure is Henle's loop. Another tube-like structure is DCT. And last is the duct, collecting duct. ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें आती हैं ना. हम लोग ड्रा करके देख लेते हैं. ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर इज नोन एज Proximal convoluted tubule. proximal convoluted tubule, and the hairpin loop-like structure is known as Henle's Henle's loop. loop. Again, the distal part of the nephron convolutes, and this is known as distal convoluted. Tubule. This gives rise to the collecting Duct. duct. है ना? And now I will label them. ठीक है? This portion is proximal convoluted tubule. This portion is Henle's loop. Henle's loop. This portion is DCT. DCT. This is Conducting duct. collecting duct. This is collecting tubes. ठीक है बेटा? Yes, sir. चलें भाई. इतना समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, अब ये क्या होता है, इफरेंट आर्ट्रियोल आपकी जब नीचे की तरफ आती है, यहां से घूमते हुए नीचे की तरफ आएगी, इट फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, है ना, एंड मूव आउट. क्या बनाती है बेटा? एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर बनाती है और यहां से निकल जाती है. एंड दिस नेटवर्क इज नोन एज वासा रेक्टा. क्या कहलाता है बच्चों ये नेटवर्क? Vasa recta. वासा रेक्टा. समझ में आ गया? Yes, sir. ना, ये आपका वासा रेक्टा बनाएगी, उसके बाद यहां से निकल जाएगी. उसकी वजह होती है, देखो हमने इसको लिपटा हुआ दिखाया है, हमने पीसीटी से, हमने लिपटा हुआ दिखाया है हेनलेस लूप से, और हमने लिपटा हुआ दिखाया बेटा DCT से. याद रखना, इसका जवाब मिलेगा कल क्यों लिपटे हुए हैं. बता तो मैं भी सकता हूँ, बता दूं? No. Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, होता क्या है, ऊपर से क्या जा रहा है, प्लाज्मा फिल्टर होके आता है. Yes, sir. ठीक है, तो प्लाज्मा में हमने ब्लड जब पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सब किस में है? प्लाज्मा में, Plasma. है ना. जितना भी प्रोटीन है, खैर प्रोटीन तो फिल्टर होकर नीचे आता नहीं है जब तक कोई बीमारी ना हो. प्रोटीन तभी नीचे आएगा जब हमें कोई बीमारी लग जाए. ठीक है, तो जितना भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, आयंस है, ठीक है, और आपका यूरिया है, ये सब आपके कहाँ आ रहे हैं? इस फिल्ट्रेट में आ रहे हैं. Yes, sir. Yes, sir. इस फिल्ट्रेट में आ गए, प्लाज्मा के थ्रू फिल्टर होकर निचोड़ के आ गए. ठीक है, अब मान लो बहुत सारे निकल आए, तो अब तो बॉडी को नुकसान हो जाएगा. तो ये जो ब्लड वेसल गई है ना, ये वाली, ये क्या करती है, पीसीटी क्या करती है, वापस से एब्जॉर्ब करके किसको दे देगी? इन्हीं को. फिर हेनलेस लूप क्या करेगा? एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करके इनको, एक्सेस अमाउंट ऑफ आयन को एब्जॉर्ब करके इनको. डीसीटी करेगा, मगर डीसीटी कैसा करेगा? कंडीशनल. डीसीटी एब्जॉर्ब करेगा वाटर, मगर Conditional. कंडीशनल. अगर रिक्वायरमेंट होगी तभी, वरना तो ऑलरेडी 70% इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर हो जाता है एब्जॉर्ब, बाकी का आपका यहाँ पर हो जाएगा वाटर वगैरह, और जो बचेगा वो आपका यूरिन होगा, और यूरिन आपका कलेक्टिंग ट्यूब से होता हुआ, मान लो भाई फिल्टरेट होके आ रहा है, यूरिन आ रहा है, ठीक, और ये बाकी इसमें सब एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर वगैरह, यहाँ कंडीशनल एब्जॉर्प्शन हो गया. ठीक है, अब बाकी का यूरिन कहाँ चला जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से होता हुआ Ureter. यूरेटर्स, और यूरेटर से होता हुआ कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? Urinary bladder. बस इतनी कहानी जिसको हमें आगे समझानी है. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया बच्चों? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बेटा? No, No, sir. sir. बना लो, फिर बात करते हैं आगे. बस 1-2 पॉइंट और फिर छुट्टी.
Yes, sir. Done, sir. बना लिया, सबने बना लिया? Yes, sir. कंफर्म? Yes, sir. Yes, sir. देखो बस मैं एक पॉइंट और समझा रहा हूँ, फिर मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा। देखो मैंने अभी ये बताया कि ये क्या है बच्चों, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो आ रही है यहाँ पे, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा, ठीक है। हमें कुछ नेफ्रॉन ऐसे दिखे जिसमें ये वासा रेक्टा नहीं था, नहीं, है ना? ऐसे नेफ्रॉन्स दिखे जिसमें क्या नहीं था बच्चों, वासा वासा रेक्टा। रेक्टा। कुछ नेफ्रॉन ऐसे दिखे जिसमें वासा रेक्टर था। तो ऑन द बेसिस ऑफ वासा रेक्टा वी कैन हैव टू काइंड्स ऑफ नेफ्रॉन। नंबर 1 cortical and number 2 juxta मेडुलरी। very good juxta medullary दूसरा है बच्चों juxta medullary। अब देखिए बेटा, जो आपका कॉर्टिकल है इसमें वासा रेक्टा एब्सेंट, ठीक है, बस लास्ट पॉइंट, वासा रेक्टा एब्सेंट। एब्सेंट है, और इसमें वासा रेक्टा प्रेजेंट। प्रेजेंट, ठीक है। अब जरा सुनो, हमारी बॉडी में दोनों ही तरीके के क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन। कॉर्टिकल भी होंगे और जक्स्टा मेडुलरी। जक्स्टा मेडुलरी भी होगा, ठीक है, मगर ज्यादा कौन से होंगे, जक्स्टा मेडुलरी। Medullary. कॉर्टिकल, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को कराया, ठीक है। अभी याद रहेगा? Yes, sir. उल्टा याद रखना, डायग्राम हम कौन सा बनाते हैं हमेशा, जक्स्टा मेडुलरी वाला। जक्स्टा मेडुलरी वाला। इनका नंबर होता है केवल 15 से 25%, बाकी जितना बचा वो क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। हम बनाते इसलिए क्योंकि हमें समझना है कि वासा रेक्टा जैसी भी कोई चीज होती है, है। ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। चलो फिर एक क्वेश्चन लो, फिर बाय। Question number 2. Okay, simple question. How many nephrons are present in each kidney? हर किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होंगे? पहला ऑप्शन 2.4 मिलियन, दूसरा ऑप्शन 1.8 मिलियन, तीसरा ऑप्शन 1.2 मिलियन, चौथा ऑप्शन 7 मिलियन। ठीक है, ये तो है ही नहीं आंसर। चलें फिर आंसर दें अच्छा वाला, बच्चे करें। हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. क्या आंसर है बच्चों? 1.2 मिलियन। 1.2 million. 1.2 मिलियन। देखो रेंज हो सकता है कि आपको 1 से लेकर 1.2 मिलियन भी दी हो, ठीक है, तो यहाँ घबराना मत। और यस कई बार ऐसा भी होता है, कुछ बुक्स ऐसी हैं जहां पर क्या लिखा है, सिर्फ 1 मिलियन, तो रेंज के करीब ही रहेगा, मगर इतना नहीं हो सकता कि 1.8 हो जाए, क्योंकि 80,000 होगा ये, ठीक है, तो थोड़ा सा यही रेंज में रहेगा। करेक्ट आंसर बेटा, वेरी गुड, सही आंसर दिया है। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं, आगे देखते हैं एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन। चलो अपना ख्याल रखो, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर बेटा, गुड नाइट सर। वेलकम, बाय बाय, गुड नाइट, Thank you, sir. वेलकम, थैंक यू।